हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका जेई क्लासेस मेरठ परिवार में। मैं हूं मोनिका पाल और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो सभी स्टूडेंट्स जल्दी से हमारे साथ लाइव जुड़ जाइए और जितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं वो अपने फ्रेंड्स को, अपने दोस्तों को, अपने सभी डिप्लोमा क्लासमेट्स को फटाफट से ये क्लास शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ जाएँ और ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक उनका मिस ना हो पाए। तो स्टूडेंट्स, इतने सभी बाकी जो स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ लाइव आते हैं, हम छोटा सा डिस्कशन इस बात पे कर लेते हैं कि हमने प्रीवियसली कौन कौन से टॉपिक अभी तक कवर कर लिए हैं। तो हमने कॉम्बिनेशनल सर्किट्स के बारे में पढ़ा और कॉम्बिनेशनल सर्किट्स में हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट सर्किट्स के बारे में पढ़ा जिनमें एडर, सब्ट्रैक्टर, एनकोडर, डिकोडर, मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर भी पढ़ा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सारे मैंने आपको बताया था। जितने भी कॉम्बिनेशनल सर्किट्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशनल सर्किट हैं। इसमें से हमारा एडर का, सब्ट्रैक्टर, एनकोडर, डिकोडर, मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर 6 के 6 टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक ज़्यादा से ज़्यादा एग्जामिनेशन में आई जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर के जो सैम्पल पेपर हैं, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक है, उसमें आप देखेंगे तो आपको मल्टीप्लेक्सर का क्वेश्चन, एनकोडर, डिकोडर और एडर सब्ट्रैक्टर के क्वेश्चन मिल जाएंगे। साथ ही साथ इसके एंड में हमने पढ़ा था डिस्प्ले डिवाइसेस के बारे में। ये जो डिस्प्ले डिवाइसेस होती हैं इनका भी अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है बच्चों, क्योंकि हम जो भी रिजल्ट, हम सर्किट से हमारा जो भी आउटपुट आता है या जो भी रिजल्ट आता है उसको शो करने के लिए, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें डिस्प्ले डिवाइसेस की आवश्यकता होती है। क्योंकि ये डिवाइसेस क्या करती हैं, आउटपुट को शो करती हैं, डिस्प्ले करती हैं, या हिंदी में कह लो आउटपुट का प्रदर्शन करती हैं। इसीलिए इनको प्रदर्शन युक्तियाँ या डिस्प्ले डिवाइस कहा जाता है। ठीक है, इनको क्या कहते हैं, प्रदर्शन युक्तियाँ या फिर डिस्प्ले डिवाइसेस इनको कहा जाता है। तो डिस्प्ले डिवाइसेस में हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो 3 डिवाइसेस हैं उसमें एलईडी, एलसीडी और 7 सेगमेंट डिस्प्ले के बारे में हमने पढ़ा। तीनों बेहद ही इंपॉर्टेंट है। ये टिप्पणी के रूप में भी क्वेश्चन आ सकता है, यानी 2 या 3 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है या 5 मार्क्स में बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो नॉर्मली जो एलईडी, एलसीडी है इन पर टिप्पणी लिखने के लिए आती है, इनके एडवांटेज, डिसएडवांटेजेस भी पूछ लिए जाते हैं। तो आपको बताया था कि एलईडी क्या है, एक डिस्प्ले डिवाइस है। साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट बात है कि एलईडी हमारी क्या है, एक इंडिकेटिंग डिवाइस भी है, क्योंकि बहुत सारे सर्किट में आउटपुट प्राप्त हो रही है या नहीं, इनपुट प्राप्त हो रही है या नहीं, इन कंडीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए हम एलईडी का प्रयोग भी करते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे एप्लीकेशंस में एलईडी लगी होती है, ग्रीन एलईडी, रेड एलईडी, जो बताती है कि आउटपुट मिल रहा है नहीं मिल रहा है। जैसे नॉर्मली आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं या आप टीवी को ऑन करते हैं तो टीवी में एक एलईडी आती है जो आपको बताती है कि आपका टीवी ऑन हो गया, और जब वो ऑफ हो जाती है दैट मीन्स आपका टीवी ऑफ हो गया। तो पावर है या नहीं है, इनपुट मिल रही है नहीं मिल रही है, आउटपुट आ रही है या नहीं आ रही है, इन सारी कंडीशंस को इंडिकेट करने के लिए भी एलईडी का प्रयोग करते हैं। तो एलईडी एक बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है जिसको डिस्प्ले डिवाइस और इंडिकेटिंग डिवाइस दोनों की तरह प्रयोग किया जाता है। डिस्प्ले डिवाइस के रूप में अब इसका प्रचलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, आप सभी जानते हैं। एलईडी टीवी आपके घर पे हैं, ठीक है। तो एलईडी टीवी जो होते हैं वो क्या एक तरह से डिस्प्ले डिवाइस है जो किसी पिक्चर को या किसी भी आउटपुट को शो कर सकती है बड़ी स्क्रीन पर। तो एलईडी एक प्रकार की हमारी प्रदर्शन युक्ति भी है, यानी एक डिस्प्ले डिवाइस है, और एक संकेतक युक्ति भी यानी इंडिकेटिंग डिवाइस भी हमारी होती है। एलईडी आपको बताया था ये ऑप्टो इलेक्ट्रिक डिवाइस है जो कि इस प्रिंसिपल पे काम करता है कि जब इसको इलेक्ट्रिक सप्लाई से जोड़ा जाता है तो ये क्या करता है, फोटोन उत्सर्जित या आप कह लो प्रकाश का उत्सर्जन करता है। दूसरी तरफ हमने एक डिवाइस के बारे में पढ़ा था एलसीडी। एलसीडी का पूरा नाम लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है। ये भी एक प्रकार की प्रदर्शन युक्ति है, डिस्प्ले डिवाइस है। इसका यूज़ जब हमें आउटपुट को एक बड़े डिस्प्ले के रूप में दिखाना होता है तब हम एलसीडी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एलसीडी एक लिक्विड क्रिस्टल से बनी हुई होती है जिसमें पतली पतली ग्लास की शीट्स के बीच में इस लिक्विड क्रिस्टल की एक पतली सी परत बिछा देते हैं, और जैसे ही इसको सप्लाई से जोड़ा जाता है तो पूरा का पूरा जो लिक्विड क्रिस्टल है वो ग्लो होने लगता है, चमकने लगता है, या फिर आप कह लो उसमें प्रकाश का उत्सर्जन होने लगता है। नॉर्मल अवस्था में ये चमकता नहीं है, ग्लो नहीं करता, लेकिन जैसे ही सप्लाई से जोड़ते हो तो ये ग्लो करने लगता है। क्लियर।
एलसीडी के बहुत सारे अपने अलग एडवांटेज हैं। अगर हम देखें बड़े डिस्प्ले के रूप में एलसीडी की कॉस्ट कम होती है, पावर कंजप्शन भी इसका एलईडी के कंपैरिजन में क्या होता है, बहुत कम होता है। क्लियर। उसके बाद हमने पढ़ा 7 सेगमेंट डिस्प्ले क्या होता है। तो 7 सेगमेंट डिस्प्ले का आपने कई जगह यूज़ देखा होगा। 7 सेगमेंट डिस्प्ले क्या है, ये 7 एलईडी सेगमेंट से मिलकर बनी होती है, इसलिए इसको 7 सेगमेंट डिस्प्ले कहा जाता है, क्योंकि इसमें 7 एलईडी हैं और सेगमेंट यानी खंडों के रूप में होती हैं, तो इसको सप्तखंडीय या 7 सेगमेंट हम कहते हैं। ये कई प्रकार की एलईडी जो होती हैं आपस में उनको जोड़ के बनाया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू कनेक्शन ऑफ एलईडीज ये 2 प्रकार की हो सकती है, या तो कॉमन कैथोड या कॉमन एनोड। ठीक है। और आपको बताया था कि ये कैसे वर्क करती है। इसमें हमारी 7 एलईडी जो हैं उनको हम डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स ABCDE ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और ये 0 से 9 तक के अंक को प्रदर्शित कर सकती है। साथ ही साथ कुछ लेटर्स जो होते हैं, अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं, उनको भी ये प्रेजेंट कर सकती है, डिस्प्ले कर सकती है। क्लियर। तो बस इसी के साथ हमारा जो चैप्टर था वो ख़त्म हो गया, और हमारा नया चैप्टर जो है वो बेसिकली है सिक्वेंशियल सर्किट्स। अभी तक हमने जो पढ़े वो थे कॉम्बिनेशनल सर्किट, और अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो है सिक्वेंशियल सर्किट। अब आप सबसे पहले यही समझ लीजिए कि सिक्वेंशियल सर्किट्स क्या होते हैं। पहले हम फ्लिप फ्लॉप जो पढ़ाने वाले हैं उससे पहले आपको बता दें कि सिक्वेंशियल सर्किट क्या होते हैं। बेसिकली जो आज का टॉपिक है वो है फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस अपने आप में होती है। ये एक प्रकार से एक मेमोरी डिवाइस है, लेकिन ये जो फ्लिप फ्लॉप होता है ये सिक्वेंशियल सर्किट की कैटेगरी में आता है। मैं लिख देती हूँ, ये किसकी कैटेगरी में आता है, सिक्वेंशियल सर्किट की कैटेगरी में आता है। सिक्वेंशियल, हिंदी में भी लिख देती हूँ सिक्वेंशियल। तो नाम से ही पता चल रहा है, मैं हमेशा आपको कहती हूँ जो भी टेक्निकल टर्म आती है मोस्टली उनमें से 90% टर्म्स ऐसी होती हैं जिनको देखकर, उनके नाम को देखकर ही आप उसका मीनिंग समझ सकते हो। देखिए यहाँ पे पता चल रहा है सिक्वेंशियल, यानी जो सिक्वेंशियली कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से, यानी जो आउटपुट है वो इनपुट से संबंधित हो। बेसिकली जो कॉम्बिनेशनल सर्किट होते हैं उनमें हम आउटपुट को फीडबैक नहीं करते। फीडबैक क्या होता है, फीडबैक होता है आउटपुट को दोबारा से इनपुट में फीड कर देना। फिर वही बात हो गई फीडबैक, तो आपको इससे नाम से पता चल रहा है फीडबैक। फीड मतलब देना और बैक मतलब दोबारा, यानी आउटपुट को दोबारा इनपुट में देना, वो क्या कहलाता है, हमारा फीडबैक प्रोसेस कहलाता है। जैसे आपके स्कूल्स कॉलेजेस में होता है, आपको कोई टॉपिक पढ़ाया जाता है, जैसे मान लो हम आपको कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं, टेस्ट फिर लिया जाता है। उसके बाद टेस्ट क्यों लिया जाता है, बेसिकली कि जितना मैंने आपको इनपुट दिया और उसके कॉरस्पॉन्डेंस आपका आउटपुट आया। मैंने किसी स्टूडेंट को पढ़ाया, इनपुट दिया, और उस स्टूडेंट का कुछ आउटपुट आया, यानी उसके दिमाग में कुछ टॉपिक को समझ, कुछ तो उसको आया होगा समझ, तो उसका कुछ क्या होगा, आउटपुट। लेकिन कॉम्बिनेशनल सर्किट में इनपुट और आउटपुट को चेक नहीं किया जाता, देखा नहीं जाता कि आउटपुट क्या आया। जैसे कि आप देखिए बहुत सारे जो स्कूल्स होते हैं उनमें फीडबैक सिस्टम नहीं होता, पूछा नहीं जाता कि आपको कितना समझ में आया। लेकिन अगर हम आपका क्या करें, जो आउटपुट है उसे पुनः हम क्या करें, इनपुट में फीड कर दें। आपसे पूछा जाए कि आपको कितना समझ में आया, बच्चों आप बताइए आपको टॉपिक समझ में आया या नहीं आया, तो बेसिकली क्या किया गया, आउटपुट को दोबारा इनपुट में फीड किया गया। तो जो हमारे सिक्वेंशियल सर्किट्स होते हैं, सिक्वेंशियल सर्किट में आउटपुट को इनपुट में पुनः फीडबैक किया जाता है, यानी आउटपुट इनपुट एक दूसरे से संबंधित हमारे होते हैं, तो वो कहलाते हैं हमारे सिक्वेंशियल सर्किट। तो पता चल रहा है ना, क्योंकि इनमें आउटपुट और इनपुट एक सीक्वेंस में हमारे होते हैं, कनेक्ट होते हैं, इसलिए इनको हम सिक्वेंशियल सर्किट कहते हैं। ठीक है। तो जो इनकी आउटपुट होगी, बेसिकली जो इन सर्किट्स की आउटपुट होती है वो क्या करती है, इनपुट पर तो डिपेंड करती है, लेकिन जो नेक्स्ट स्टेज की आउटपुट होगी प्रेजेंट, एक तो प्रेजेंट आउटपुट होगी जो फिलहाल है, और एक हमारी नेक्स्ट स्टेज की आउटपुट हो सकती है जो आउटपुट आने वाली है। तो नेक्स्ट जो लेवल की आउटपुट होती है वो इनपुट पर और प्रेजेंट आउटपुट की वैल्यू पर निर्भर करती है। ठीक है। तो बेसिकली फ्लिप फ्लॉप एक प्रकार के सिक्वेंशियल सर्किट होते हैं जिनमें फीडबैक का प्रयोग किया जाता है। इनमें जो प्राप्त होने वाली नेक्स्ट स्टेज की आउटपुट है वो प्रेजेंट आउटपुट वैल्यू और इनपुट पर डिपेंड करती है। क्लियर। तो हम बात कर लेते हैं फ्लिप फ्लॉप क्या होता है।
तो फ्लिप फ्लॉप सीक्वेंशियल सर्किट का ही एक उदाहरण है, यानी इसमें भी फीडबैक प्रयोग होता है और आउटपुट जो है वो इनपुट में पुनः फीडबैक की जाती है, दोबारा उसको निविष्ट किया जाता है। पुनः बेसिकली फीडबैक का हिंदी में मतलब होगा पुनः निविष्ट। री मतलब पुनः या बैक का मतलब पुनः और फीड मतलब निविष्ट करना। तो क्या हो गया, इसका फीडबैक का हो गया पुनः निविष्ट करना। तो हमारे जो फ्लिप फ्लॉप है ये क्या होता है, फ्लिप फ्लॉप में बेसिकली ये क्या करता है, इसकी आउटपुट में जब तक परिवर्तन नहीं होता जब तक इनपुट में हम चेंज ना करें, तो ये क्या कर सकता है, हम कह सकते हैं कि फ्लिप फ्लॉप एक प्रकार की मेमोरी युक्ति होती है जो 1 बिट का डेटा स्टोर कर सकती है। देखिए हम जितने भी हम सर्किट्स पढ़ते हैं, हमने इलेक्ट्रॉनिक्स आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी होगी, अभी भी आप पढ़ रहे हैं, फाइनल में भी आप पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे बहुत सारे डेटा को स्टोर करने की हमें ज़रूरत होती है। जैसे आप सभी मोबाइल यूज़ करते हैं तो आप बहुत सारा डेटा अपने मोबाइल में स्टोर करके रखते हैं, इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखते हैं। सिमिलरली जब आप कंप्यूटर का यूज़ करते हैं तो कंप्यूटर में भी कुछ इन्फॉर्मेशन या डेटा आप क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। तो हमने देखा बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशन जो होते हैं उसमें मेमोरी का अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। मेमोरी की सहायता से आप डेटा को या बिट्स को क्या करते हो, स्टोर करते हैं। तो फ्लिप फ्लॉप भी एक प्रकार की मेमोरी युक्ति है जो 1 बिट का डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो समझे आप, अगर हमें कई सारी बिट स्टोर करनी हो तो हम कई सारे फ्लिप फ्लॉप को आपस में कनेक्ट करके क्या बना सकते हैं, मेमोरी या रजिस्टर का निर्माण कर सकते हैं। क्लियर। अब जानते हैं कि फ्लिप फ्लॉप कितने प्रकार के होते हैं। तो फ्लिप फ्लॉप बेसिकली हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमें पढ़ने हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला है RS फ्लिप फ्लॉप। इस RS फ्लिप फ्लॉप को SR फ्लिप फ्लॉप भी कहते हैं। कुछ बुक में RS लिखा होगा, कुछ में SR लिखा होगा, तो ज़्यादा कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, एक ही बात है, ये SR फ्लिप फ्लॉप लिखा हो या RS फ्लिप फ्लॉप लिखा हो। दूसरा है D फ्लिप फ्लॉप, तीसरा है T फ्लिप फ्लॉप, फिर है JK फ्लिप फ्लॉप। तो 4 प्रकार के हमारे फ्लिप फ्लॉप हो सकते हैं। तो हम 1 बाय 1 एक एक फ्लिप फ्लॉप को पढ़ेंगे, इसका ब्लॉक डायग्राम पढ़ेंगे, इसका हम सर्किट बनाना सीखेंगे और इसकी टेबल बनाना भी हम देखेंगे। तो बेसिकली सबसे पहले बात कर लेते हैं हम अपने RS फ्लिप फ्लॉप की। इनको मैं रब कर देती हूँ। तो हमारा RS फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, देखिए यहाँ RS या SR का मतलब है, यहाँ SR जो टर्म आई है इसका मतलब है सेट और रीसेट। ठीक है, यानी इसके द्वारा आप आउटपुट को या तो सेट कर सकते हो या रीसेट कर सकते हो। अब नॉर्मली जो हमने लॉजिक लेवल के बारे में पढ़ा, 2 तरह के लॉजिक हो सकते हैं, तो हाई लॉजिक हाई या लो लेवल हो सकता है लॉजिक का। तो बेसिकली जब 1 होता है तो हम उसे कहते हैं सेट है, और अगर 0 है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं कि रीसेट है। ठीक है, तो 1 का मतलब है सेट और 0 का मतलब है रीसेट। तो ये बेसिकली सेट और रीसेट फंक्शनिंग परफॉर्म करता है, यानी सेट और रीसेट करने का कार्य करता है, इसलिए इसका नाम रखा गया SR फ्लिप फ्लॉप, या इसको रिवर्स करके भी आप बोल सकते हो RS फ्लिप फ्लॉप, यानी रीसेट और सेट फ्लिप फ्लॉप। क्लियर। तो इसका सर्किट डायग्राम देखते हैं। इसका सर्किट डायग्राम मैंने 2 तरह से आपको बनाया हुआ है, स्क्रीन पे आप देख सकते हो। पहला तो नॉर गेट की सहायता से और दूसरा है हमारा नैंड गेट की सहायता से। देखिए नॉर की सहायता से सर्किट यहाँ पर दिखाया गया है और नैंड की सहायता से सर्किट यहाँ पर दिखाया गया। लेकिन इसके सर्किट को समझने से पहले बहुत अच्छी बात है कि आप अगर कोई टॉपिक समझा रहे हो ना, सबसे पहले उसका सिंपल सा ब्लॉक डायग्राम बना दो। देखो आपके एग्जामिनेशन आने वाले हैं, आप सभी चाहते हैं कि मेरे अच्छे नंबर आए। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में स्पेशली अगर मैं बात करूं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो सारे जो आपको नंबर मिलने वाले हैं ना, सारे डायग्राम्स पे मिलने वाले हैं। आपका ब्लॉक डायग्राम हो, आपका सर्किट हो, लॉजिक सर्किट हो, या फिर ट्रुथ टेबल अगर आप बना रहे हैं, इन पे आपका बहुत ज़्यादा मार्क्स का वेटेज डिपेंड करता है। आप थ्योरी कितनी ज़्यादा लिख रहे हैं वो कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं कि आप उसका सर्किट डायग्राम समझाइए, ट्रुथ टेबल समझाइए, और इन सबसे पहले आप क्या समझाइए, इसका ब्लॉक डायग्राम समझाइए। बेसिकली ब्लॉक डायग्राम जो होता है बताता है इसमें कितनी इनपुट है, कितनी आउटपुट है, इन इनपुट को क्या कहा गया, क्या लेबल किया गया, आउटपुट को क्या कहा गया, आउटपुट की लेबलिंग आपने कैसे करी। तो बेसिकली RS फ्लिप फ्लॉप का ब्लॉक डायग्राम आप देख रहे हो यहाँ पर दिखाया गया है। तो RS फ्लिप फ्लॉप जो है इसकी 2 इनपुट है, ब्लॉक में आपको देख के पता चल रहा है
कि RS फ्लिप फ्लॉप की दो इनपुट हो सकती हैं, R और S, ठीक है, और दो ही इसकी आउटपुट होंगी Q और Q बार। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक तो हो जाएगी QN और दूसरी हो जाएगी QN+1। क्लियर? तो QN जो होती है बच्चों वो प्रेजेंट आउटपुट होती है, जो प्रेजेंटली अभी वहां पर है आउटपुट टर्मिनल पर, और QN+1 होती है नेक्स्ट स्टेज की आउटपुट। ठीक है, तो यहाँ QN क्या है, प्रेजेंट आउटपुट, और QN+1 है आउटपुट ऑफ नेक्स्ट स्टेज। क्लियर? तो RS फ्लिप फ्लॉप का ब्लॉक डायग्राम यहाँ पर दिखाया गया। आप इसकी थ्योरी ऐसे ही लिखेंगे कि RS फ्लिप फ्लॉप का ब्लॉक डायग्राम चित्र में दिखाया गया है, जिसमें दो इनपुट R तथा S है, ब्रैकेट में लिख देंगे रीसेट और सेट है, और दो आउटपुट QN तथा QN+1 है, जहां QN प्रेजेंट आउटपुट है और QN+1 क्या है, नेक्स्ट स्टेज की आउटपुट हमारी होगी। क्लियर? RS फ्लिप फ्लॉप जो हमारा है, इसका हम जो सर्किट डायग्राम बना सकते हैं वो दो प्रकार से बना सकते हैं, नॉर और नैंड की सहायता से। ये आप पर डिपेंड करता है। आप देखेंगे अलग अलग पब्लिकेशंस की जो बुक है, अलग अलग राइटर ने अलग अलग सर्किट डायग्राम बना रखे होंगे, तो आपको दोनों बनाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप कोई एक डायग्राम बना दें, या ये आपकी श्रद्धा पे डिपेंड करता है, आपके पास समय है, आप एक्सपर्ट हैं, तो आप दोनों भी बना दें, बहुत अच्छी बात होगी। तो बेसिकली RS में देखिए नोर का सर्किट दिखा रखा है, तो आप देखिए यहाँ पर जो प्रेजेंट आउटपुट है QN और QN+1, ये परस्पर एक दूसरे को फीडबैक किया गया। आप देख रहे हो ना कि इनपुट दे दी, R दे दिया, इसको भी एक इनपुट दे दी, S दे दिया, दोनों को एक एक इनपुट दे दी। पहले नॉर गेट को R दिया है, दूसरे नॉर गेट को S, और पहले की जो आउटपुट है वो दूसरे में फीडबैक कर दी। इसी तरह से दूसरे नॉर गेट की जो आउटपुट है उसको फीडबैक कर दिया हमने पहले वाले में। तो आपको समझ में आ रहा है, या दोनों जो नॉर गेट हैं इनकी आउटपुट को परस्पर फीडबैक कर दिया एक दूसरे के साथ। पहले वाले की आउटपुट दूसरे वाले की इनपुट के साथ जोड़ दी, और दूसरे वाले की जो आउटपुट है उसे पहले नॉर गेट की इनपुट में फीड कर दिया। क्लियर? तो हमने इसका सर्किट डायग्राम ऐसे ड्रॉ कर दिया। इसका सर्किट डायग्राम बनाने का दूसरा तरीका ये भी हो सकता है, आप कोई सा भी एक बना सकते हैं। हालांकि मैं आपको प्रेफर करूंगी कि आप इसको बनाएं, ठीक है, जहाँ सीधे सीधे पता चल रहा है आउटपुट को क्या किया गया है, क्रॉस फीडबैक किया गया है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी सेम ही बात है, दो नॉर गेट दिखाए गए हैं, एक नॉर गेट 1 एक नॉर गेट 2। जब आप थ्योरी लिखेंगे तो उसको लिखेंगे नॉर गेट 1 नॉर 2, तो नॉर 1 नॉर 2 को आपस में कनेक्ट कर दिया गया। तो आप देख रहे हो जो पहले वाले की आउटपुट है वो दूसरे वाले के लिए इनपुट का काम कर रही है, इसी तरह से दूसरे वाले की जो आउटपुट है वो पहले के लिए इनपुट का काम कर रही है। तो आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, दोनों को, एक गेट को R इनपुट दिया, एक गेट को S इनपुट दिया। सिमिलरली बिल्कुल ऐसे ही है, पहले गेट की आउटपुट दूसरे के लिए इनपुट का काम कर रही है और दूसरे की आउटपुट पहले के लिए इनपुट का काम कर रही है। तो आप इनमें से जो आपको मर्जी, जो आपको अच्छा लगता है आप उसको बना लें। अब ये इसका ट्रुथ टेबल बनाया हुआ है। ट्रुथ टेबल में इनपुट कितनी होंगी, केवल दो होंगी, R और S। तो इनपुट कॉम्बिनेशन हमारे R और S के अनुसार कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। ये बार बार मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपको नंबर ऑफ इनपुट्स पता है बच्चों, तो आप पॉसिबल कॉम्बिनेशन निकाल सकते हैं। देखिए जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो रेगुलरली हम आपको बताते रहते हैं। सिलेबस तो आप पढ़ते ही हैं, सिलेबस में आपके क्या क्या चीज़ें आ रहे हैं, लेकिन बेसिक चीज़ें वो आपको अलग से हम हमेशा बताते रहते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि रेगुलर क्लासेस लें, रेगुलर क्लास अटेंड करें, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो होती हैं जो आपको बुक में पढ़ने के लिए नहीं मिलेंगी वो आपको क्लास में बता दी जाती हैं। एंड आई होप आप सभी बच्चे ऐसे होंगे जो रेगुलर क्लास ले रहे होंगे। आप सभी के अब एग्जामिनेशन की डेट भी क्लियर हो गई होगी। आप सभी जानते हैं कि आपको बहुत चिंता है एग्जामिनेशन की, और मुझे भी आपके सब्जेक्ट की बहुत चिंता है। जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है आपके मार्क्स के लिए, उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी भी है। तो हम सभी आपके लिए, हमारी पूरी जेई क्लासेस मेरठ परिवार की जो टीम है वो पूरी मेहनत से आपके साथ लगी हुई है। आपको टाइमली क्लासेस दी जा रही हैं, आपके नोट्स प्रिपेयर किए जा रहे हैं, बहुत मेहनत से आपको टाइमली नोट्स भेजे जा रहे हैं। तो आपकी भी ड्यूटी बनती है कि आप रेगुलर क्लासेस लें, रिवीजन करें। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो पहले हमारे साथ रेगुलर नहीं जुड़े हुए थे, लेकिन अब एग्जामिनेशन के फोबिया की वजह से अब आप रेगुलर क्लास लेने लगे होंगे। तो अगर आपने प्रीवियस क्लास मिस कर दी है, आपने जो पिछली क्लासेस है हमारी नहीं देखी हैं, तो आप उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लें, या फिर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की जो हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जेई क्लासेस
कि चैनल पर जाएंगे तो उसमें प्लेलिस्ट के ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें सारे टॉपिक आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 1 बाय 1 कवर कराए हुए हैं। तो आप उनको ज़रूर देख लें, है ना। जब भी आप फ्री होते हैं आप थोड़ा सा टाइम निकालें, एक टॉपिक पढ़ लें, और जो नोट्स आपको दिए जा रहे हैं उनको ज़रूर रेफ़र कर लें, क्योंकि नोट से आपको कॉपी में लिखने का सही तरीका पता चल जाएगा। बेसिकली डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जिन बच्चों का डायग्राम वाला पोर्शन अच्छा होता है वो थ्योरी से मार खा जाते हैं, और जिनका थ्योरी पोर्शन अच्छा होता है वो डायग्राम से मार खा जाते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, दोनों में बैलेंस बना के रखना है। आपको डायग्राम तो बनाने आते ही हो, सर्किट डायग्राम बनाए, लेकिन उसकी थ्योरी भी तो सही शब्दों में आपको एक्सप्लेन करनी है। तो वो थ्योरी लिखने का तरीका आपको नोट्स से बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। तो आप नोट्स भी ज़रूर रेफ़र कर लें। और आप सभी जानते हैं नोट्स लेने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल का नेम आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिस पर आपको PDF नोट्स मिलेंगे, रेगुलर क्लासेस का शेड्यूल आपको मिलता रहेगा। अब हम आपको एक्स्ट्रा क्लास भी आपकी लेंगे, जो भी आपके टॉपिक हैं वो हमें टाइमली कवर कराने हैं, तो आपको सभी क्लासेस का शेड्यूल आपको पता चल जाएगा, वहाँ से PDF नोट्स आपको मिलेंगे, और बोर्ड से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी, जो भी अपडेशन आती रहेगी वो भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो आप सभी अगर टेलीग्राम चैनल पर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए, और जो स्टूडेंट्स जुड़ गए हैं वो अपने फ्रेंड्स को, सभी क्लासमेट्स को ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर दीजिए, हमारे चैनल का नेम शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी नोट्स मिल जाएं टाइमली, और उनको भी शेड्यूल का पता लग सके, और वो भी इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा सकें। ठीक है बच्चों, तो आपको डरना नहीं है, एग्ज़ाम से घबराना बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपके बिल्कुल साथ हूँ। ठीक है, आप रेगुलर बस क्लासेस लेते रहिए और रिवीजन करते रहिए। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसा सब्जेक्ट है, आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो आपको बहुत अच्छे नंबर इसमें आसानी से मिल जाएंगे। आप 40+ मार्क्स भी ला सकते हो बहुत आराम से। और बाकी हमारा जो इस बार पूरा ध्येय है, लक्ष्य जो हमने बना रखा है, हम चाहते हैं BT UP से एक टॉपर हमारा स्टूडेंट निकले। तो आप सभी भी बिल्कुल मेहनत से जुट जाइए, ठीक है, अभी से जुट जाइए। तो हम अपने टॉपिक पे फोकस करते हैं। तो बेसिकली RS फ्लिप फ्लॉप को आप नोर से बना सकते हो। अभी हम टेबल को फिलहाल नहीं देखते हैं, हम दूसरा सर्किट देखते हैं। हम RS फ्लिप फ्लॉप में नॉर की जगह नैंड गेट भी लगा सकते हैं। आप देख रहे हो सेम ही सर्किट है, बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ पर नॉर गेट की जगह क्या लगा दिया, हमने नैंड गेट का प्रयोग कर दिया। तो इसमें भी क्या हुआ, एक को इनपुट R दी, एक को S दिया, और दोनों को क्रॉस फीडबैक कर दिया। पहली जो आउटपुट है वो Q है, और दूसरी को आप Qn+1 या Q बार भी लिख सकते हो। ज़्यादा घबराने वाली ज़रूरत नहीं है, हर एक बुक में अलग अलग दिया होता है, या तो Q बार से दिया होगा या फिर Q और Qn+1 दिया होगा। तो ये हमारी प्रेजेंट की और ये हमारी नेक्स्ट लेवल। क्लियर? तो इसको भी आप ऐसे भी बना सकते हो जैसे मैंने ये वाला डायग्राम बनाया। अब बात कर लेते हैं इनके ट्रुथ टेबल की। ट्रुथ टेबल में आप देख रहे हो इनपुट कॉम्बिनेशन है, हमारे 4 इनपुट कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। क्यों 4 इनपुट कॉम्बिनेशन होंगे, क्योंकि हमारे इनपुट टर्मिनल कितने हैं, 2। तो 2 की पावर 2, दैट मीन्स 4 कॉम्बिनेशन हमारे होंगे, जो कि होंगे 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। तो 4 कॉम्बिनेशन होंगे। यहाँ पे हमने लिखा है आउटपुट क्या होगी। ये आउटपुट बेसिकली जो है ये नेक्स्ट लेवल की आउटपुट की बात करें, यानी Qn+1, ये भी Qn+1। क्लियर? तो इसमें क्या होता है, जब इनपुट कॉम्बिनेशन हमारा 0 0 होता है, यानी ये भी 0 है और ये भी 0 है, इसको समझ लीजिए आप, ये 0 और ये भी क्या है 0। चूँकि नैंड गेट है तो हम नैंड गेट की टेबल बना लेते हैं कहीं छोटी सी। तो नैंड की टेबल कुछ ऐसी होती है, A B और Y। तो इसमें भी कॉम्बिनेशन 0 0 0 1 1 0 और 1 1 होते हैं। अब आपको पता है नैंड किसका अपोजिट होता है, एंड का अपोजिट होता है। तो इसकी टेबल बन जाएगी 0 1 1। ठीक है, क्योंकि एंड में ये कंडीशन 1 होती है, बाकी 0। तो नैंड इसका ठीक अपोजिट होता है, तो इसमें तीनों कंडीशन 1 और ये क्या हो जाएगी 0। तो आप देखिए जब इनपुट क्या थी 0 0, इनपुट 0 0, तो आप लेट कीजिए इस कंडीशन में कि कोई भी हमारी आउटपुट कुछ भी हो सकती है, या तो हमारी प्रेजेंट आउटपुट 1 होगी या क्या होगी 0। तो इस कंडीशन में जब हमने 1 दिया तो यहाँ पर क्या आया, 1 आया। और इस वाले नैंड गेट को इनके नाम रख देते हैं 1 और 2। तो इस वाले नैंड गेट को, दैट मीन्स नैंड 2 को क्या कॉम्बिनेशन मिला, 1 0। तो 1 0 पे आउटपुट क्या आता है, 1 आता है। तो आप देख रहे हो आउटपुट में कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक है,
तब भी 1 थी और अब भी 1 थी, लेकिन ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। तो इसको हम कहेंगे नो चेंज कंडीशन आई, क्योंकि आउटपुट में कोई चेंज नहीं हुआ। जो प्रेजेंट वैल्यू थी और नेक्स्ट वैल्यू क्या आ गई, सेम ही आ गई। तो हमने इसको मार्क किया कि जो नेक्स्ट लेवल की आउटपुट होगी वो क्या होगी, लास्ट वैल्यू ही होगी, और एक्शन क्या होगा, नो चेंज। दैट मीन्स आउटपुट में कोई चेंज नहीं हुआ। अब दूसरी कंडीशन हमने मानी कि ये 0 है R और ये क्या है 1 है, ठीक है, ठीक है। और आप मान लीजिए ये क्या है 0 है। तो जब NAND गेट 2 को आप देखें, ये 0 यहाँ फीड होगा तो 0 1 वाला कॉम्बिनेशन बनेगा, तो आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। तो आप देख रहे हो कि हमने इनिशियली प्रेजेंटली हमने वैल्यू मानी थी 0 और अब आ गई 1। दैट मीन्स आप कह सकते हो आउटपुट क्या हो गई, 1 हो गई, या इसको कह लो आउटपुट क्या हो गई, सेट। इसके बाद तीसरे कॉम्बिनेशन में ये 1 और ये क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब हम क्या मान रहे हैं, आउटपुट 1 है और यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन जाएगा तो ये क्या हो जाएगा हमारा 0 आ जाएगा। तो बेसिकली जब 1 0 कॉम्बिनेशन होता है तो आउटपुट क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। इसको हम कहेंगे रीसेट कंडीशन। जब फोर्थ कंडीशन हमारी आती है जिसमें दोनों ही 1 है, तो जब हम दोनों इनपुट को 1 देते हैं तो हमारी ये कंडीशन आ जाती है नॉट परमिटेड, या इसको नॉट अलाउड कंडीशन भी कहते हैं, ठीक है। या इसको रेस अराउंड कंडीशन, वैसे जेके में होता है, इसे लिखने के रहने दीजिए आप, नॉट अलाउड कंडीशन होती है, ठीक है। नॉट परमिटेड या नॉट अलाउड कंडीशन ये होती है क्योंकि एक साथ दोनों इनपुट 1 नहीं हो सकते। तो ये फ्लिप फ्लॉप में इनवैलिड कंडीशन है, या आप कह लो नॉट परमिटेड कंडीशन है, या नॉट अलाउड कंडीशन होती है। क्लियर। तो हम देख रहे हैं इसमें कि 0 0 वाली और 1 1 वाली जो हमारा इनपुट कॉम्बिनेशन है ये हमारे किसी काम की है नहीं। क्यों? क्योंकि जब 0 0 था तो कोई चेंज ही प्राप्त नहीं हुआ, और जब 1 1 है तो वो नॉट अलाउड कंडीशन है। तो ये RS फ्लिप फ्लॉप में एक प्रॉब्लम थी जिसमें क्या था, 0 0 और 1 1 वाली कंडीशन इनवैलिड होती थी, जो कि हमारे लिए यूजफुल नहीं है। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक नया फ्लिप फ्लॉप आया जिसका नाम है डी फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। डी फ्लिप फ्लॉप को फुल फॉर्म में हम डेटा फ्लिप फ्लॉप भी कहते हैं। RS फ्लिप फ्लॉप में जो हमारी प्रॉब्लम आई उसको दूर करने के लिए हमने डी फ्लिप फ्लॉप का प्रयोग करा। डी फ्लिप फ्लॉप में क्या करते हैं, जो इनपुट है इनको एक ही कॉमन टर्मिनल से दिया जाता है। आप देख रहे हो इसका सर्किट दिखा रखा है और ब्लॉक डायग्राम भी यहाँ पर दिखाया हुआ है। तो पहले ब्लॉक डायग्राम की बात कर लेते हैं। तो ब्लॉक डायग्राम में आप देख रहे हो इसकी एक ही इनपुट है डी। बेसिकली ये जो क्लॉक आप देख रहे हो, हम क्या करते हैं, इन वाले सिग्नल, इन वाले सर्किट में हम क्या करते हैं, इनको एक्टिवेट करने के लिए, इनको ट्रिगर करने के लिए क्लॉक पल्सेस का यूज़ करते हैं। बेसिकली ट्रिगरिंग करना मतलब किसी भी सर्किट को एक्टिवेट करना, तो उसे ट्रिगर करने के लिए हम क्या करते हैं, क्लॉक पल्सेस का यूज़ करते हैं। तो जब क्लॉक पल्सेस का यूज़ करते हैं तो वो कहलाता है क्लॉक्ड फ्लिप फ्लॉप। तो जब हम SR फ्लिप फ्लॉप का आगे फर्दर जो एडवांसमेंट हुआ, इनका इनमें जो मॉडिफिकेशन हुआ, इनमें जो हमने चेंज किया, तो उसमें क्लॉक्ड फ्लिप फ्लॉप का कॉन्सेप्ट आया, जिनमें इनको ट्रिगर करने के लिए हमने क्लॉक का यूज़ करा। तो बेसिकली डेटा फ्लिप फ्लॉप में क्लॉक कंडीशन होती है जो इसको बताती है कि इनेबल करना है या डिसेबल करना है, यानी एक्टिवेट होगा या नहीं होगा। तो ये तो एक अलग चीज़ हो गई, इसको आप अभी छोड़ दीजिए। तो इसकी इनपुट कितनी है, एक ही है डी, और आउटपुट कितनी है, पहले की तरह 2 इसकी आउटपुट है, एक QN एक QN+1, या फिर आप Q और Q बार से भी इसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। क्लियर। तो हमने इसको एक्टिवेट करने के लिए, इसको ट्रिगर करने के लिए यहाँ क्लॉक पल्स भी लगाई है। ये क्लॉक पल्स कई प्रकार की हो सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव क्लॉक पल्स, एज ट्रिगर भी हो सकती है, लेवल ट्रिगर भी हो सकती है। अब इसके बारे में छोटा सा बता ही देती हूँ। बेसिकली लेवल ट्रिगर क्या होता है, जब हमारा डिजिटल सिग्नल होता है तो उसमें कुछ ऐसे फॉर्म होती है। तो ये होता है हमारा हाई लेवल, जिसे हम कहते हैं पॉजिटिव लेवल, और इस वाले को कहते हैं नेगेटिव लेवल। इसी तरीके से जब पॉजिटिव से नेगेटिव पे जाता है तो ये होती है हमारी राइजिंग एज, फॉलिंग होगी ये वाली, फॉलिंग एज, ठीक है। जब ऊपर से नीचे की तरफ जाए तो ये होगी फॉलिंग एज, और ये जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है ये कहलाती है हमारी राइजिंग एज, या इनको पॉजिटिव और नेगेटिव एज भी कहते हैं, ठीक है।
तो हमारे दो तरह की जो क्लॉक पल्स होती है उनमें पॉजिटिव लेवल, नेगेटिव लेवल, या तो लेवल ट्रिगर्ड हो सकती है या हमारी एज ट्रिगर हो सकती है। तो ये अलग अलग फ्लिप फ्लॉप के लिए अलग अलग प्रकार की क्लॉक हम प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर इसका जो आप देख रहे हो सर्किट डायग्राम बनाया हुआ, सर्किट डायग्राम में क्या करा हमने, दो एंड गेट लगाए हैं और इन दोनों एंड गेट को एक ही कॉमन क्लॉक से हम फीड कर रहे हैं, यानी दोनों को एक्टिवेट करने के लिए क्लॉक पल्स लगाई है। इनपुट केवल एक ही है डी, और इसके साथ हमने जब दूसरे गेट को इनपुट फीड किया तो क्या लगा दिया, एक नॉट गेट। यानी सीधी सीधी बात समझ में आ रही है, अगर ये 0 होगा, इसको 0 मिलेगी तो इसको क्या मिलेगा 1, और अगर ये 1 होता है तो इसको क्या मिलेगा 0। यानी कॉम्बिनेशन हमेशा ये वाला और ये वाला बनेगा। ये कंडीशन इसमें क्या हो गई, खत्म हो गई। तो 0 0 वाली कंडीशन और 1 वाली कंडीशन, 1 1 वाली जो कंडीशन होती है वो हमारी डी फ्लिप फ्लॉप में नहीं होती। इसमें केवल दो ही केस बनते हैं, कौन कौन से, एक को इनपुट 0 दूसरे को 1, या फिर पहले को इनपुट 1 दूसरे को इनपुट क्या मिलेगी 0। तो इसका टेबल आप देख लें, पहले इसमें जो बता रखी है वो क्लॉक की बता रखी है। अगर क्लॉक 0 है यानी क्लॉक एक्टिवेट नहीं है तो चाहे कुछ भी हो डेटा, क्रॉस लगा है यानी डेटा कुछ भी हो, लास्ट वैल्यू क्या रहेगी, वही रहेगी, प्रेजेंट वैल्यू नेक्स्ट वैल्यू वही रहेगी, यानी नो चेंज कंडीशन होगी। यानी सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट बात है क्लॉक पल्स का एक्टिवेट होना। तो अगर क्लॉक 0 है तो डेटा चाहे कुछ भी हो, नो चेंज कंडीशन हो जाएगी। दूसरी में दोनों कंडीशन में आप देख रहे हो क्लॉक 1 है कि यदि क्लॉक एक्टिवेट है तो अगर डेटा 0 है तो क्या हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा, आउटपुट 0 आ जाएगा, और अगर डेटा 1 है तो क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा, आउटपुट 1 हमारा हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स। तो बस ये हमारा आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है, जिसमें हमने पढ़ा एसआर फ्लिप फ्लॉप या आरएस फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, और उसमें जब मॉडिफिकेशन करा, इसमें जो दो प्रॉब्लम थी इनको दूर करने के लिए जो एक और फ्लिप फ्लॉप प्रयोग में लाया जाता है वो हमारा कहलाता है डी फ्लिप फ्लॉप या डेटा फ्लिप फ्लॉप। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आपको ज़रूरत लग रही होगी। ये सारे सर्किट जो हैं ये आपको बहुत अच्छे से बनाने सीखने हैं, ठीक है। आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है बहुत बढ़िया से। आप चाहते हैं तो अपनी सुविधा के अनुसार 2-2 बना सकते हैं या एक एक सर्किट जो आपको सही लग रहा है वो बना सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमारे फ्लिप फ्लॉप के टॉपिक में आज के लिए बस इतना ही है। अगली जो हमारी क्लास होगी इसमें बाकी बचे हुए हमारे जो 2 फ्लिप फ्लॉप हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा टॉगल फ्लिप फ्लॉप और जेके फ्लिप फ्लॉप। जेके फ्लिप फ्लॉप का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जामिनेशन में पूछ भी लिया जाता है, तो जेके फ्लिप फ्लॉप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसमें अगर बात करें तो हमारा एसआर फ्लिप फ्लॉप बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगली क्लास जिसमें हम आपको टी फ्लिप फ्लॉप और जेके फ्लिप फ्लॉप के बारे में बताने वाले हैं वो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, टाइम से आपको आना है। जल्दी ही आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।